नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 20 को याद किया था। आज हम दोस्तों अनुच्छेद 21 को डिस्कस करेंगे और उसे याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार, जिसमें हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 में लिखा गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी भारतीय नागरिक से उनके प्राण एवं उनका शारीरिक शोषण नहीं किया जा सकता। ना तो कोई राज्य कर सकता है, ना तो कोई व्यक्ति विशेष कर सकता है, ना तो आप स्वयं कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात राज्य या कोई व्यक्ति विशेष या कोई स्वयं आप अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 359 इसे संशोधित किया गया है दोस्तों। और इसमें लिखा गया है दोस्तों कि भारत में किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात ये दोनों है दोस्तों गैर निलंबित आर्टिकल्स। यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया सकता। अनुच्छेद 359 में लिखा है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359 में लिखा गया है दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में भी भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं कर सकता। लेकिन पहले दोस्तों 1978 के पहले अनुच्छेद 21 का तीन बार निलंबन हुआ है दोस्तों। 3 बार निलंबन हुआ है। पहली बार निलंबन इसका हुआ दोस्तों 1962 में, जब हुआ था भारत चीन युद्ध। और इस युद्ध में हमारी सेना मानव के रूप में, सैनिकों के रूप में उतनी प्रबल नहीं थी। मतलब हमारे पास ह्यूमन पावर की कमी थी। तो पहली बार इसका उल्लंघन हुआ दोस्तों भारत चीन युद्ध। दूसरी बार इसका उल्लंघन हुआ दोस्तों 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध। और तीसरी बार इसका उल्लंघन हुआ दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। 25 जून 1975 को दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों। इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 25 अप्रैल 1975 को लगाया गया है दोस्तों आपातकाल, जो 2 साल तक चला दोस्तों। 25 अप्रैल 1975 से लेकर दोस्तों 21 मार्च 1977 तक। तो इस प्रकार से भारत में दोस्तों 3 बार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया है स्वयं सरकार के द्वारा। अर्थात 3 बार भारत के नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया, हनन किया गया। इसीलिए जब 1977 में दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार बनी, अर्थात जनता पार्टी की सरकार बनी दोस्तों। और इसमें मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी दोस्तों। और भारत के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो इन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 20 व 21 को बना दिया गैर निलंबित
अर्थात किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया जाए दोस्तों, तो भी नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, और 21 है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, इसकी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1978 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, 1978 मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। मेनका गांधी जी ने सर्वोच्च उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने का अनुग्रह किया। मेनका गांधी ने 1978 में सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने का अनुग्रह किया। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में रहने वाले समस्त लोगों को उनके जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस पर मेनका गांधी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर से कहा कि भारत में जीता तो जानवर भी है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मानव का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया 1978 में, और कहा कि मानव जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए, मानव जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए, अर्थात मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन का हकदार है व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दोस्तों कि मानव का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार भौतिक अस्तित्व से तक ही सीमित नहीं है। प्राण का अधिकार भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, वरन मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों 1978 में कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से मानव को अर्थात लोगों को 8 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों। पहला है आपका दोस्तों भोजन का अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला है दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्रदत्त 8 मौलिक अधिकार है दोस्तों। पहला है भोजन का अधिकार, दूसरा है दोस्तों सोने का अधिकार, भोजन का अधिकार, सोने का अधिकार, भोजन का अधिकार, सोने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तीसरा है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, चौथा है दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार, पांचवा है दोस्तों आजीविका का अधिकार, छठवां है दोस्तों निवास का अधिकार, सातवां है दोस्तों बिजली का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 21 के तहत बिजली प्राप्त करने का अधिकार भी दोस्तों आपका एक मौलिक अधिकार है, बिजली का अधिकार। और आठवां है दोस्तों एकांतता का अधिकार, अर्थात निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, या कह सकते हैं दोस्तों निजता का अधिकार। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 8 मौलिक अधिकार जो आपके जीवन को बनाता है दोस्तों गरिमापूर्ण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
अनुच्छेद 21 है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 359 को संशोधित किया गया और उसमें लिखा गया है दोस्तों कि आपातकाल की स्थिति में भी भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1978 मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, जिसमें मेनका गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने का अनुग्रह किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में रहने वाला समस्त व्यक्तियों को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात उनके जीवन का अधिकार है या जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें मेनका गांधी ने कहा कि जीता तो जानवर भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को पूर्णतः उस परिभाषित किया और कहा कि प्राण की स्वतंत्रता केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, वरन मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 21 में दोस्तों 1978 में जोड़ा गया कि मानव का जीवन गरिमा पूर्ण होना चाहिए, जिसके तहत 8 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं दोस्तों। भोजन का अधिकार, सोने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निवास का अधिकार, बिजली का अधिकार और दोस्तों निजता का अधिकार। अर्थात फोन टैपिंग करना भी एक कानूनी अपराध है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 22। चलिए अनुच्छेद 22 को डिस्कस करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा। अनुच्छेद 22 में है दोस्तों गिरफ्तारी के विरुद्ध। अनुच्छेद 22 है दोस्तों गिरफ्तारी के विरुद्ध। अनुच्छेद 22 है दोस्तों गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। जैसा कि हम जानते हैं 1919 को 17 मार्च 1919 को, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों 17 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था दोस्तों रोलेट एक्ट। 17 मार्च 1919 को लाया गया था दोस्तों रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था दोस्तों रोलेट एक्ट 1919, जिसके तहत दोस्तों कोई भी पुलिसकर्मी संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उसे सजा दे सकता था। अर्थात वह भारतीय व्यक्ति अगर किसी पुलिसकर्मी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों, तो अपने बचाव के लिए वह कोर्ट भी नहीं जा सकता है, अर्थात अपना पक्ष नहीं रख सकता है। मतलब वो कोर्ट में अपनी दलील पेश नहीं कर सकता है, अर्थात उसे वकील रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों भारत, ये आपका है दोस्तों भारत, ये आपका है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों दिल्ली। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत की राजधानी है दोस्तों दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, तो दिल्ली में दोस्तों 17 मार्च 1919 को लाया गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919, इसके विरोध में आनंद भवन इलाहाबाद, जो आज का है दोस्तों प्रयागराज, आनंद भवन इलाहाबाद में 20 मार्च 1919 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 20 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में
पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा दोस्तों कि यह कानून एक काला कानून है, अर्थात इसे काले कानून की संज्ञा से दर्शाया दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने कहा कि यह कानून बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है, दलील का कानून है, अर्थात इसे काले कानून की संज्ञा दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन वर्तमान में दोस्तों भारत का संविधान हमें अनुच्छेद 22 प्रदान करता है, जिसमें लिखा गया है दोस्तों कि नागरिकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि प्रारंभ होती है दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट के तहत। रोलेट एक्ट को लाया गया था दोस्तों 17 मार्च 1919 को। इसका प्रमुख प्रावधान था दोस्तों कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी भारतीय नागरिक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उसे सजा दे सकता था, अर्थात भारतीय नागरिक वकील नहीं रख सकता था, अब कोर्ट में अपील या अपनी दलील पेश नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने 20 मार्च 1919 को इसे काला कानून कहा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। तो इसीलिए दोस्तों भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है दोस्तों गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 22 कहता है दोस्तों नागरिकों को दिया जाता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के दौरान उन्हें 3 प्रकार की शक्तियां दी जाती है। पहला, कारण। कारण का मतलब यह है कि उस नागरिक को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी भारतीय नागरिक को किसी आरोप में गिरफ्तार करने आता है दोस्तों, तो उस पुलिसकर्मी को अरेस्ट वारंट लाना पड़ेगा, अर्थात कारण बताना होगा कि उसे किस कारण से, किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों 24 घंटे। दूसरा है दोस्तों 24 घंटे। जिस भी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया जाएगा दोस्तों, उसे 24 घंटे के अंतर्गत थाने से न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी भी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तीसरा है दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा रहा है उसे वकील रखने का पूरा अधिकार है, अर्थात वह वकील रख सकता है, अपनी अपील पेश कर सकता है और अपनी दलील पेश कर सकता है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 22, जिसके तहत नागरिकों को 3 अधिकार दिए जाते हैं गिरफ्तारी के दौरान। पहला, कारण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तीसरा है दोस्तों उसे वकील रखने का पूरा अधिकार है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 22 के बाद अनुच्छेद 23। इस प्रकार से हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त तीसरा मौलिक अधिकार। और तीसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार में दोस्तों हमें पढ़ना है 2 आर्टिकल, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 देखिएगा। शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में लिखा गया है दोस्तों मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें लिखा गया है दोस्तों मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार का मतलब है दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, व दोस्तों बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, जबकि अनुच्छेद 24 में लिखा गया है दोस्तों, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम प्रतिबंधित। अनुच्छेद 24 में है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाल श्रम प्रतिबंधित, ध्यान दीजिएगा। भारतीयों को प्रदत्त तीसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, बाउंडेड लेबर प्रतिबंधित। अनुच्छेद 24 है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित। अब इसको डिटेल में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यापार। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव दुर्व्यापार एक विकराल समस्या के रूप में उभरी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कानून बनाया गया है दोस्तों 1956 में पीटा एक्ट। यह है दोस्तों पीटा एक्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीटा एक्ट। मानव दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु दोस्तों 1956 में कानून बनाया गया है दोस्तों पीटा एक्ट 1956, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अवैध मानव तस्करी निषेध अधिनियम 1956, यह है दोस्तों अवैध मानव तस्करी निषेध अधिनियम 1956। तो यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल हेतु दोस्तों एक कानून बनाया गया है 1956 में पीटा एक्ट, अवैध मानव तस्करी निषेध अधिनियम 1956। यह देखते हैं दोस्तों बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित, ध्यान दीजिएगा। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने हेतु अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने हेतु दोस्तों भारत सरकार ने कानून बनाया है 1976 में बाउंडेड लेबर एक्ट, बाउंडेड लेबर एक्ट 1976। बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976, जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति को से बंधुआ मजदूरी बनाकर उसे काम नहीं ले सकते दोस्तों। यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है तथा दोस्तों बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976 का उल्लंघन है, ध्यान दीजिएगा। 2005 में आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2005 में आया दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू महिलाओं का घरेलू हिंसा, महिलाओं का यह आया दोस्तों महिलाओं का घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005। अर्थात आप महिलाओं का घर में दोस्तों उनसे हिंसा नहीं कर सकते, उनसे अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको भी लिया गया है दोस्तों बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत। तो हमने देखा दोस्तों अनुच्छेद 23 है दोस्तों मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित। मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु दोस्तों 1956 में पीटा एक्ट आया, जबकि बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने हेतु दोस्तों 1976 में आया बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976। 2005 महिलाओं का घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005। ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 24 है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित। मूल संविधान में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल संविधान में अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ था दोस्तों, तो अनुच्छेद 24 में लिखा गया था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, मूल संविधान में लिखा गया था दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य
नहीं लिया जा सकता, कार्य नहीं लिया जा सकता है। जबकि दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों यहां पर अमानवीय शब्द, अमानवीय दशा की जगह जोड़ा गया है दोस्तों किसी भी दशा में। यहां पर जोड़ा गया है दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी दशा में कार्य नहीं लिया सकता। मूल संविधान में लिखा हुआ था दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया सकता, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह अमानवीय दशा के शब्द को चेंज करके लिखा गया है दोस्तों किसी भी दशा में। अर्थात वर्तमान में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता। इसी के तहत दोस्तों कानून बना है 1956। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिबंधित के अंतर्गत दो कानून देखते हैं दोस्तों। पहला है 1956, दूसरा है दोस्तों 1986। ध्यान दीजिएगा 1986 में लिखा गया है दोस्तों बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम, अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956, अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956। जबकि 1986 में आया दोस्तों बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इस बाल श्रम प्रतिबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत इस कानून को आने में दोस्तों कई साल लग गए। अर्थात यह कानून आया 1986 में। यह दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 है दोस्तों मानव दुर्व्यापार व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत देखना है दोस्तों पीटा एक्ट आया 1956। बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत है दोस्तों 1976 बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976 और 2005 महिलाओं का घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम 2005। अनुच्छेद 24 है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित, अर्थात मूल संविधान में लिखा गया था दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अमानवीय दशा में कार्य नहीं लिया सकता। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया दोस्तों किसी भी दशा में 14 वर्ष के बच्चों से कार्य नहीं लिया सकता। अर्थात 14 वर्ष के बच्चों से किसी भी दशा में कार्य नहीं लिया जा सकता। यह है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों से काम ले रहे हो अर्थात आप इनडायरेक्टली दोस्तों अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह है दोस्तों, इसके अंतर्गत दो कानून आया 1956 बच्चों से अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1956, 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के नागरिकों को प्रदत्त चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28।